गर्वित की उस हरकत ने आशना को जगा के रख दिया था। आशना को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो चाहते हुए भी गर्वित को मना नहीं कर पा रही थी। और आखिर मना कैसे कर सकती थी? वो इसके 8 सालों का खोया हुआ प्यार था। अपनी खामोशी को अपने मुंह में दबाते हुए बस वो चुपचाप गर्वित के इस अंदाज को देख रही थी। लेकिन जल्द ही यह स्नेह का बांध फूट गया और आशना ने शुक्रिया सर कहते हुए गर्वित के हाथों से उस टिश्यू को ले लिया था। आशना की इस हरकत ने गर्वित को भी मायाजाल से मुक्त किया और तुरंत ही गर्वित ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, चलो आओ बैठो, तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें क्या क्या करना है। इसी के साथ गर्वित और आशना के कदम गर्वित की डेस्क की तरफ बढ़ने लगे थे। वैसे तो गर्वित आशना का आवेदन वाला फॉर्म पहले ही देख चुका था और आशना की फाइल भी पूरी जांच चुका था, लेकिन आशना के सामने गर्वित ने वापस से वो सब कुछ देखा और आशना की फाइल पर साइन करते हुए बोला, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ऑफिस में आए। तुम जब भी मेरे ऑफिस में आओगी तो हर सुबह पहले तुम ऑफिस को साफ करोगी, फाइल्स को अच्छे से रखोगी, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करोगी। अगर मैं दूसरे काम में व्यस्त हुआ या फिर शहर से बाहर हुआ तो तुम जरूरत पड़ने पर लक्ष्मण से संपर्क कर सकती हो। उसका नंबर मैंने तुम्हारे फॉर्म पर लिख दिया है। आशना ने अपना सर हिलाते हुए गर्वित की बात पर हामी भरी और ये देखकर गर्वित ने आगे बोलते हुए कहा, चूंकि तुम्हें पहले कोई भी काम का अनुभव नहीं है, इसलिए तुम्हें अचानक से कोई चीज समझ में नहीं आएगी। हर चीज को समझने में वक्त लगता है और उस वक्त को और कम करने के लिए मैं लक्ष्मण को बोल दूंगा तुम्हें पर्सनली गाइड करने के लिए। ये बोलने के बाद गर्वित का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया था। ऐसा लगा जैसे मानो गर्वित को कुछ याद आ गया हो। उसने अपने वॉलेट से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और अपना पेन उठाते हुए उस पर कुछ लिखने लगा था। लिखने के बाद गर्वित ने उस बिजनेस कार्ड को आशना को देते हुए कहा, मेरी सारी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन इस कार्ड में है और जो नंबर मैंने भी अपने हाथों में लिखा है वो मेरा पर्सनल नंबर है। तुम्हें कभी भी कुछ भी काम हो तो तुम मुझे संपर्क कर सकती हो। आशना ने तुरंत ही जी सर कहते हुए गर्वित के हाथ से उसका बिजनेस कार्ड ले लिया था। जब आशना की नजर उस बिजनेस कार्ड पर दौड़ी तो आशना को गर्वित का वही 10 अंकों का नंबर दिखा जो उसे मुंह जबानी याद था। अगर गर्वित उसे लिखकर नहीं भी देता तो भी आशना को गर्वित का पर्सनल नंबर पता था। जब गर्वित ने देखा कि आशना की नजर उस बिजनेस कार्ड पर गड़ी हुई है तो गर्वित को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिलहाल के लिए गर्वित ने तुरंत ही अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं जी नहीं। ये कहते हुए आशना तुरंत ही कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और समझ गई थी कि गर्वित के बोल उसके लिए यहां से जाने के संकेत थे। तुरंत ही आशना कुर्सी से उठी और गर्वित के कैबिन से बाहर निकल आई थी। अपने कैबिन में जाने के बाद आशना को एहसास हो गया था कि वो कोई सपने की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया में ही है और आशना ने अपने आप को सच्चाई से अवगत करवा दिया था। जब मैंने इस कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था तब इस कंपनी के सीईओ राजीव अग्रवाल थे। अचानक से गर्वित राज सिंधी इस कंपनी का सीईओ कैसे बन गया? ये सब कब हुआ? कुछ दिन पहले ही मैंने गर्वित को सूरज की पार्टी में देखा था। क्या गर्वित ने मेरी और प्रिया की बातें सुन ली थी? क्या गर्वित ने यह कंपनी अभी अभी ली है? कि मेरी किस्मत में क्या हो रहा है? गर्वित मेरे आसपास ही मौजूद है। क्या मैं कोई भ्रम में जी रही हूं? क्या मेरी किस्मत मुझे और गर्वित को वापस से एक करने में लगी है? लेकिन नहीं, वो पहले से शादीशुदा है। उसने तो मुझसे कभी प्यार किया भी नहीं। मैं उन 8 सालों के गहरे जख्मों को नहीं भूल सकती। भले ही आशना के दिमाग में कुछ भी चल रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि आशना वापस से गर्वित के सामने आ गई थी। जैसा कि गर्वित ने कहा था, लक्ष्मण अब आशना को गाइड करने लगा था और उसकी रोज की दिनचर्या का टू डू लिस्ट बना देता था। लक्ष्मण ने आशना को ज्यादा काम नहीं दिया था और शायद गर्वित भी बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि आशना ने गर्वित को अपनी जॉब के पहले दिन ही देखा था और उस बात को 7 दिन बीत गए थे, लेकिन गर्वित उसके बाद से उसे दिखाई नहीं दिया था। अब चूंकि गर्वित भी गेम ऑन स्टूडियोज नहीं आता था, इसलिए आशना के ऊपर भी काम का ज्यादा भार नहीं होता था। काम को समझने में आशना को कुछ दिन का समय लगा, लेकिन उसके बाद आशना पूरी तरह से काम में निपुण हो गई थी। आशना को गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी में काम करते हुए 2 महीने हो गए थे और अब
उसकी जिंदगी पटरी पर चलने लगी थी। चूंकि गर्वित का कंपनी में आना जाना ना के बराबर था, इसलिए आशना को अपना अतीत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। अपने साथ हुए हादसे, उसके बाद बाड़मेर चले जाने और अब अपनी नई जॉब के चक्कर में आशना मिस्टर अलबेला को पूरी तरह से भुला चुकी थी। लेकिन एक शाम जब वो सरदारपुरा गई तो ब्लू डॉट कुरियर से उसे पता चला कि मिस्टर अलबेला का खत कई महीनों से उसका इंतजार कर रहा है। दरअसल वो लेटर मिस्टर अलबेला ने तब लिखा था जब वो संजना का किरदार निभा रही थी। लेकिन वो लेटर जब तक आशना के पास पहुंचा था तब तक स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी थी। मिस्टर अलबेला का लेटर पूर्ण रूप से उनकी पिछली वार्तालाप का ही भ्रमण करवा रहा था। जब मिस्टर अलबेला ने आशना से पूछा था कि एक औरत एक मर्द के पैसे पर अय्याशी क्यों नहीं करती है, आखिर वजह क्या है, आशना ने भी मिस्टर अलबेला को साफ और स्पष्ट तरीके से जवाब देते हुए उनके मन के सारे विचित्र ख्यालों को नष्ट कर दिया था। मिस्टर अलबेला ने अपने लेटर में आशना का शुक्रिया अदा किया था। आशना की बात को मिस्टर अलबेला ठीक तरह से समझ चुके थे। उस लेटर में मिस्टर अलबेला ने आशना को उस लड़की के बारे में भी बताया जिस लड़की से वो मोहब्बत करते थे। पिछले खत में मिस्टर अलबेला ने बस आशना से सवाल पूछा था, स्थिति के बारे में आशना को पूर्ण रूप से अवगत नहीं करवाया था। जब आशना ने लेटर में मिस्टर अलबेला का उस लड़की के बारे में जिक्र पढ़ा तो आशना ने भी मिस्टर अलबेला से एक सवाल पूछ डाला, मिस्टर अलबेला, क्या जिस लड़की से आप इतना प्यार करते हो क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करती है? क्या उसके मन में भी वही भावनाएं हैं जो आपके मन में है? कुछ समय तक आशना को मिस्टर अलबेला की तरफ से कोई खत नहीं आया था। आशना ने सोचा था कि शायद मिस्टर अलबेला किसी मिलिट्री के खुफिया मिशन पर गए होंगे, इसलिए आशना ने भी और खत नहीं लिखे और इंतजार करना ही मुनासिब समझा था। 20 दिन बाद आशना को मिस्टर अलबेला का पत्र मिला। आशना और मिस्टर अलबेला कई सालों से एक दूसरे से पत्र के माध्यम से जुड़े हुए थे। जो पत्र आशना को मिला वो अभी तक का सबसे छोटा लिखित पत्र था, जिसमें मिस्टर अलबेला ने पहले तो माफी मांगी और उसके बाद अंत में आशना के पिछले खत के सवाल का जवाब देते हुए लिखा, जिस लड़की ने मुझे प्यार करना सिखाया, जीना सिखाया, वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। जा शब्द पर धुंधलाहट थी और आशना उस शब्द की धुंधलाहट देखकर ही समझ गई थी कि मिस्टर अलबेला इस पत्र को लिखते हुए रोए हैं और उनके आंसू उस शब्द को अपनी आगोश में ले चुके थे जो पूरी तरह से सूख चुका था। जब आशना को मिस्टर अलबेला का खत मिला तो उसे गर्वित से अलग हुए कुछ 5 से 6 महीने हो गए थे। भले ही आशना ने अपने आप को मजबूत बनाए रखा था, लेकिन मिस्टर अलबेला के दुख भरे शब्दों को पढ़कर आशना की आंखों में भी आंसू के तराने लौट आए थे। आशना को भी अपनी बीती जिंदगी की यादें अब सताने लगी थी। मिस्टर अलबेला की बात का जवाब देते हुए आशना ने भी लिखा, मेरे हालात और आपके हालात में ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने जिस इंसान से हमेशा प्यार किया, हालातों की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद मिस्टर अलबेला का एक और खत मिला जिसमें उन्होंने आशना को बताया कि हम दोनों की कश्ती डूब चुकी है और हम दोनों ही तैर रहे हैं। अब देखना यह है कि हम कब तक तैर पाएंगे, या तो अपने आप को बचा लेंगे या फिर माहौल में ही डूब जाएंगे। शुरुआत में आशना और मिस्टर अलबेला के बीच पारिवारिक मसलों पर बातें नहीं होती थी, लेकिन जब होने लगी तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया था। जब आशना ने अपने प्यार को छोड़ने के बारे में मिस्टर अलबेला को बताया तो मिस्टर अलबेला समझ चुके थे कि आशना उस इंसान की बात कर रही है जिससे पिछले 8 सालों से वो बेइंतहा मोहब्बत करते आई थी। उनके लेटर के अंत में आशना के लिए एक सवाल था, तुमने उस इंसान के लिए अपनी कीमती 8 साल कुर्बान कर दिए। अब चूंकि उसकी शादी हो चुकी है तो तुम्हारा अपने भविष्य को लेकर क्या ख्याल है? क्या तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है? क्या तुम वापस से एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी? आशना ने उस लेटर के जवाब में एकदम सच उत्तर लिखा था, मिस्टर अलबेला, मुझे नहीं पता, शायद मैं वापस से एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं, लेकिन मैंने अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मैंने पूरी हिम्मत दिखाते हुए उसे अपने से अलग तो कर दिया, लेकिन उसे भूल जाने की ताकत मुझमें बिल्कुल भी नहीं है। अपने जवाब को लिखने के बाद आशना ने मिस्टर अलबेला से सवाल करते हुए पूछा, आप क्या करने वाले हो मिस्टर अलबेला?
जिस लड़की से आप प्यार करते थे वो तो आपको छोड़कर चली गई। अब आप क्या करोगे? क्या आप हार मान लोगे? जब आशना को मिस्टर अलबेला का खत मिला तो उन्होंने अपने लेटर में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने आशना को एक मूवी देखने की सलाह दी जो अभी के वक्त थिएटर से उतर चुकी थी। उस लेटर में एक फोटो भी था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर अलबेला छुट्टियां मनाने गए हो। वो फोटो बर्फ से लदे पहाड़ों का था जिनके आगोश में शायद मिस्टर अलबेला अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। आशना के सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर अलबेला ने लिखा, मैं तुमसे काफी अलग हूं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। पहले मैंने कभी प्यार के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता हूं। वो मेरे लिए सब कुछ थी। मैं जंग के मैदान में लड़कर मरना पसंद करूंगा, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगा। आशना कभी मिस्टर अलबेला से नहीं मिली थी। उन दोनों ने हमेशा से ही लेटर के माध्यम से ही बातें की थी। दरअसल दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन मिस्टर अलबेला के शब्दों को पढ़कर आशना के दिमाग में मिस्टर अलबेला की छवि बनकर तैयार हो चुकी थी और आशना समझ गई थी कि मिस्टर अलबेला काफी कड़क इंसान है और वो जीवन में आई इस कठिनाई को जरूर पार कर लेंगे। इन सालों में आशना और मिस्टर अलबेला के बीच कई पत्रों का लेन देन हुआ था, लेकिन आशना के मन में कभी भी ये जिज्ञासा जागृत नहीं हुई कि वो असल जिंदगी में मिस्टर अलबेला के बारे में और ज्यादा जानना चाहती है। लेकिन इस बार उनके शब्दों ने आशना पर एक अलग ही जादू कर दिया था और आशना हर पल बस मिस्टर अलबेला के बारे में ही सोचती रहती थी। मिस्टर अलबेला, आप किस तरह से इंसान बनोगे? या तो आप पूरी जिंदगी अकेले रहकर ही निकालोगे, या फिर आपकी जिंदगी में भी आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा। मिस्टर अलबेला का खत पढ़कर आशना ने मन ही मन ये सोचा और उसके बाद चादर ओढ़ते हुए नींद लोक के सफर में निकल चुकी थी। आशना को गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी में पूरे 6 महीने हो गए थे और बीते 4 महीनों में आशना और गर्वित के बीच की दूरियां भी कम होने लगी थी। आशना गर्वित के साथ हर बिजनेस टूर पर जाने लगी थी और दूसरी तरफ गर्वित आशना में अपनी परेशान करने वाली औरत को ढूंढने में लगा हुआ था। लेकिन एक सुबह आशना के साथ वो घटना हुई जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आखिर आशना के साथ क्या हुआ था? क्या गर्वित को आशना की सच्चाई पता चल गई थी? ऐसे भी क्या घटना घटित हुई जिसकी कल्पना भी आशना नहीं कर सकती थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, ओनली ऑन